साथियों नमस्कार। बाउमेन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। और जो हमारा लेक्चर 10 है, अगली कड़ी में कोशिका को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और थोड़ा एक्सटेंडेड में पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न समझिए कि यही स्टाइल है ओरिजिनल पढ़ाई करने का। बहुत लोग कहते हैं कि 10,000 क्वेश्चन याद कर जाओ, इतने सारे फैक्ट याद कर जाओ तो आप आराम से बना लोगे, इतने सारा प्रैक्टिस सेट कर लो। तो मैं इसके बियॉन्ड आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा सब्जेक्टिविटी में पढ़िए, चीज़ों को डिटेल पढ़िए, ताकि जब सवालों की चॉइस कुछ इधर उधर भी हो तो आप आराम से उसको टैकल कर सकेंगे। 10-15% ही सवाल होता है जो आपका करियर को डिसाइड करता है। बाकी एवरेज जो कॉमन सवाल होता है वो आपका करियर को डिसाइड नहीं करता, वो हर जगह आपका बनेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंडेड पढ़ा रहा हूँ और इस चीज़ को आप अपने दूसरे विषयों में भी लागू कीजिए। जब कभी मैं हिस्ट्री लेके आऊँगा आपके सामने तब देखिएगा कि उसको भी मैं कितना एक्सटेंडेड पढ़ा रहा हूँ। और पॉलिटी लेके आएंगे या और एक खास बात जो विद इन सिलेबस होता है, जो आप समझ सकते हैं, जो आप किताबों में देखते हैं, 9th-10th का एनसीईआरटी तक जो रहता है वहीं तक मैं अपने आप को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर का चीज़ लेकर आ रहे हैं। और यहाँ चूंकि पढ़ने का ट्रेंड थोड़ा बच्चों का बहुत गलत कर दिया गया है कुछ मेंटर्स के द्वारा, तो उसी को करेक्शन में हम लोग लगे हुए हैं। और आप इसको ध्यान से जब अच्छे से इसको समझ कर देखिएगा और इस पर बहुत विचार कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है और इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो आइए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सली, ये मैं सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ कि यूनिवर्सली ये हर तरह की कोशिका में पाया जाता है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो या कवक कोशिका हो, यानी प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, सब जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। जबकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो देखेंगे कि यहाँ मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है, कभी प्रोकैरियोट में मिलेगा, यूकैरियोट में नहीं मिलेगा। उसको हम लोग डिफरेंसेस में देखेंगे भी। कभी पादप कोशिका में कुछ मिलेगा, जंतु कोशिका में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि यूनिवर्सली हर तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। एक बात। दूसरी बात, यह प्रोटोप्लाज्म का बाहरी बाउंड्री बनाता है। जो हम लोग प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आप लोगों को पहले क्लास में बताए हुए थे, तो वहाँ भी जाके अगर किसी का छूट गया है तो जाके वो देख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का ये सबसे बाहरी बाउंड्री बनाता है। यानी जो कोशिका है, जिस कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, जैसे बहुत सारे कोशिका में इस तरह का सेल वॉल पाया जाएगा, तो जहाँ सेल वॉल नहीं पाया जाएगा वहाँ आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये समझिए। रासायनिक रूप से केमिकली हम लोग देखते हैं कि यह बना हुआ किस चीज़ का है। तो यह बना हुआ कार्बोहाइड्रेट का है, यह बना हुआ प्रोटीन का है, यह बना हुआ वसा का है। और इसमें पानी का भी कुछ मात्रा होता है, बहुत कम मात्रा होता है, लेकिन 1 to 5% या कोई कोई सेल में, थोड़ा जेलीफिश वगैरह के सेल में कुछ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन ये अमूमन ये समझिए कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, इन चीज़ों का बना रहता है। तो ये ध्यान में रखना है कि केमिकली ये किस चीज़ का बना हुआ। कई बार ऐसा सवाल आता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर का ये साइटोप्लाज्म है और ये आपका कोशिका एज ए होल है। जिस कोशिका में कि सेल वॉल नहीं है तो वहाँ सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर, ये एक सेमी परमिएबल, और या इसको हम लोग जब साइंस, प्योर साइंस में देखते हैं तो सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, लेकिन अगर आप सेमी परमिएबल भी याद रखेंगे तो चलेगा। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आराम से क्रॉस कर जाएगा, जबकि हम लोग आराम से नहीं करेगा, सॉरी। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर वाटर सॉल्युबल पदार्थ या आयन हमेशा नहीं गुजर सकता है। ऐसा नहीं कि सारा गुजर जाएगा, कुछ खास जाएगा, कुछ खास नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं जाने देगा या ऐसा नहीं कि हर को जाने देगा। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, गौर से समझिए। इस बिंदु को वापस समझिए। मैं कह रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, जबकि हम लोग सेल वॉल में देखे थे कि वो परमिएबल स्ट्रक्चर था। परमिएबल का मतलब कि जो भी वाटर में घुलनशील, यानी जल में जो भी घुलनशील पदार्थ है, वो पदार्थ सेल वॉल को आराम से क्रॉस कर जाएगा। इसके उलट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा है कि वाटर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर गुजर सकता है कुछ खास चैनल के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं कि वाटर में घुलनशील हर पदार्थ चला जाएगा। वो जिसको जाने देना चाहेगा उसी को जाने देगा और जिसको जाने नहीं देना चाहेगा उसको जाने नहीं देगा। लेकिन जब एडवांस साइंस में पढ़ते हैं तो उसको मैं थोड़ा एक बोल देता हूँ, केवल यहाँ लिखा नहीं हूँ, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग जो है बना हुआ है चैनल, इतना समझिए। और वो खास पदार्थ को जाने के लिए चैनल बना हुआ है अपना। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि एक छेद, ये एक पदार्थ है, इसका डायमीटर देखिए कि यहाँ जो छेद देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उससे कम है।
तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसको जाने देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक संस्था है और उस संस्था में आप पढ़ते हैं, तो उस गेट से होकर के एक आदमी क्रॉस कर सकता है, लेकिन जब तक उसको आई कार्ड नहीं होगा, उस संस्था में एडमिशन लिया हुआ उसका कोई रसीद नहीं होगा, तब तक गेट कीपर उसको जाने नहीं देगा। ऐसा नहीं कि आदमी का साइज गेट से छोटा है तो आराम से चला जाएगा, वैसा ही समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र होते हैं, उस छिद्र से होकर के उस छिद्र से छोटा कोई पदार्थ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो उसके लिए क्या है कि ये मॉलिक्यूलर पोर पे यहाँ पे गाइडेड पोर होता है ये, और जिसको जाने देना चाहेगा उसको जाने देगा, जिसको जाने नहीं देना चाहेगा जाने नहीं देना चाहेगा, वो समझिए। तो यही ये कहना है कि सेमी परमिएबिलिटी का मतलब यही होता है कि मतलब वो हर पदार्थ को उससे गुजरने नहीं देगा, चाहे उस पदार्थ का साइज मॉलिक्यूलर पोर यानी मॉलिक्यूलर छिद्र के डायमीटर से कम ही क्यों ना हो। अब इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल दिया। उसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया है, वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, और ये सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा दिया गया था, ये समझिए। यानी कई वैज्ञानिकों द्वारा जो अलग अलग प्रकार के मॉडल्स दिए गए, उस मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ही अभी स्वीकार्य है, उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। ये सवाल कई बार आता है, तो ये आप अपना याद रखिएगा कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन है, किसने इसको दिया था। एक केवल हम समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है कि ये आप याद तो कर लेते हैं कि फ्लूइड और मोज़ैक, तो मोज़ैक कुछ नहीं है, एक तरह का समझिए कि समझिए एक तरह का अपीयरेंस है, एक जो दिखता है हम लोग को। पहले जब टाइल्स का ज़माना नहीं था तो फर्श पे मोज़ैक किया जाता था। तो मोज़ैक में क्या है, देखिए कि यहाँ पे एक बेस कलर आपको दिख रहा होगा। एक अपीयरेंस को समझाने के लिए मैंने इसको डायग्राम बनाया है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, केवल मोज़ैक को समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। यहाँ पे लिख भी दिया है कि मोज़ैक अपीयरेंस कैसा होता है। इसके लिए देखिए बेस कलर क्या है, पर्पल कलर बेस है, और उसमें आप देखिए कि अलग अलग कलर का अलग अलग साइज का बीच बीच में टुकड़ा आपको दिख रहा है। तो इस तरह का जो अपीयरेंस होगा उसी को हम लोग मोज़ैक विजन कहते हैं, मोज़ैक अपीयरेंस कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अगर मान लीजिए ऊपर से देखा जाए बाहरी सरफेस से, जैसे अगर मान लीजिए ये कोशिका है, अंदर का भाग हो गया, और ये बाहरी भाग को अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में और अलग अलग कलर जो टेक्निक्स है, तो वो मोज़ैक अपीयरेंस देता है। क्यों देता है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, और इसको हम लोग फ्लूइड क्यों कहते हैं वो भी बता देते हैं। आप लोग फ्लूइड का परिभाषा समझते हैं कि फ्लूइड ऐसा एक सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर में कुछ गति का प्रावधान होता है। जब सॉलिड है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता है, गैस अनलिमिटेड मूव कर सकता है, और लिक्विड विद इन द कंटेनर वो मॉलिक्यूल एक मूव करता है। तो उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे वो बना हुआ है, उसमें बहुत लिटिल मूवमेंट होता है। तो वो आपको क्या क्या मूवमेंट है वो नहीं जानना है, लेकिन इतना जानना है कि वो मूवमेंट की वजह से ही इसका नाम फ्लूइड यानी फ्लूइड स्ट्रक्चर बोले हैं। और मोज़ैक अपीयरेंस क्यों है वो अभी देखिए। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो ये दो लेयर का होता है, जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर कहते हैं, दो लेयर का बना होता है। एक लेयर ये जो देख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड। ये एक एक मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड्स है। ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं ना, आदमी जैसा बना हुआ है, हेड और दो इधर टांग जैसा बना हुआ है, तो इसको हम लोग, ये मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। गौर से देखिए, यहाँ लिपिड शब्द आ गया, वसा आ गया, और उसमें फॉस्फेट जुटा हुआ। ये हेड जो है ये फॉस्फेट है, और ये इसका टेल है। तो दो लेयर में है, एक लेयर और दो लेयर। तो हमेशा ये समझिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का दो लेयर होता है। ऐसा दो लेयर हुआ, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर नीचे हो गया, तो दोनों लेयर मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। अब क्या है कि बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन्स रहेंगे। ये प्रोटीन्स जो है, इसको जो अंदर धसा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब आंतरिक प्रोटीन। और जो बाहर देखिए ये बाहर फ्लोट कर रहा है, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक या बाह्य प्रोटीन कहते हैं। जब लिपिड मॉलिक्यूल से कोई ये कार्बोहाइड्रेट चेन है, जब जुड़ा रहेगा तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड देखिए ये लिपिड से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्लाइकोलिपिड। और ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, देखिए ये प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन है, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसमें देखिए दो प्रकार का है, एक आधा दूर तक गया हुआ है, एक आर पार गया हुआ है। जो आर पार गया हुआ है उसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। कई बार ऐसा सवाल, मतलब ये
पूछ देगा कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या है हमारा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको याद रखिएगा। तो यह भी एक प्रकार का इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, ये अलग से नहीं है, मतलब जो आर पार चला गया उसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहें। तो ये समझिए, अब जो हम लोग बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी का बना रहता है, तो ये देखिए वसा हो गया, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, और ये आपका प्रोटीन हो गया, और कहीं कहीं वाटर मॉलिक्यूल बीच में फंसा हुआ रहेगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये समझिए। अगर हम लोग सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप ये समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, जबकि सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, ये मैं पहले भी कहा हूँ। दूसरा है कि सेल वॉल एक रिजिड है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक, प्लीएबल यानी लचीला है। डायनेमिक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं कि जो कई मतलब अपने आप में परिवर्तन ला सकता है, वो मतलब एक कड़ा नहीं रहेगा, एक रिजिडिटी नहीं रहेगा, उसमें अपने अंदर परिवर्तन ला सकता है, अलग अलग प्रकार से वो फोल्ड कर सकता है, कभी विल्ली बना लेगा, कभी कुछ कर लेगा, और उसके अंदर से कुछ चीज़ों को जाने देगा, कुछ चीज़ों को जाने नहीं देगा। तो ये जो डायनेमिसिटी होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका कैरेक्टर है, जबकि सेल वॉल क्या है, रिजिड है, नॉन डायनेमिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है कि सेल वॉल परमिएबल है, यानी वाटर एंड वाटर सोल्यूबल कोई भी पदार्थ इससे होकर जा सकता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी या सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी इससे हर पदार्थ नहीं जा सकता, गाइडेड मूवमेंट होगा। गाइडेड मतलब यानी रेगुलेटेड मूवमेंट होगा, कोई मॉलिक्यूल जा सकता है, कोई मॉलिक्यूल नहीं जा सकता है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात है कि सेल वॉल पादप कोशिका में मिलेगा, कवक कोशिका में मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलता है, हम पहले ही बता चुके हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि बैक्टीरिया में एक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, कल मुझे बताना था पिछले वीडियो में, उसमें छूट गया था, तो आप इसको वहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, और यहाँ भी मैंने इसको नोट कर दिया कि माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी कहते हैं, ये एक प्रकार का प्रोकैरियोट है और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है, तो ये ध्यान में रखना है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात आप समझिए कि सेल वॉल को अगर एक बार के लिए हम लोग ब्रेक कर दें साइंटिफिकली, तो सेल का अस्तित्व बचा रह सकता है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ गौर से देखिए कि ये प्लांट सेल है और ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो पर्पल कलर है ये सेल वॉल है और ये अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल्यूलेज एंजाइम अगर देंगे तो सेल वॉल टूट जाएगा, सेल वॉल का टुकड़ा देखिए यहाँ पे टूटा हुआ, और ये प्रोटोप्लाज्म है। ये प्रोटोप्लाज्म आप जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने लगेंगे वहाँ पे इसका बहुत यूज होगा, ये समझिए। अभी हम यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि वहाँ प्रोटोप्लाज्म का हम लोग यूज़ करेंगे। प्रोटोप्लाज्म कल्चर आता है, एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी के प्री में मैंने देखा है और कई बीपीएससी का भी प्री में एक बार मैंने देखा है, तो वो ध्यान में रखना है कि यानी सेल वॉल को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो हम लोग आइडियल कंडीशन में, लेबोरेटरी कंडीशन में उसके अस्तित्व को बचा के रख सकते हैं, एक खास बात। जबकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग ब्रेक कर दें तो सेल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सेल का अस्तित्व नहीं बचेगा। यहाँ देखिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है, इसमें अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिए तो ये टूटा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो यूजलेस है, और बिखरा हुआ ये साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म का कोई मोल नहीं है, ये बिखर जाएगा इधर उधर और वो कोई भी आइडेंटिटी अपना मेंटेन नहीं कर सकेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है वो समझिए कि ये प्रोटोप्लाज्म का सबसे बाहरी बाउंड्री बनाता है। इसके बाद सेल और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के आदान प्रदान को ये रेगुलेट करता है। आप जितना भी देखते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो वो हमारा जो आहार नली है वहाँ पचता है, पचने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही वो उसका अवशोषण होता है, तब जाके वही ग्लूकोज ब्लड में आता है, फिर बॉडी का अलग अलग हिस्सा में जाता है। उसी प्रकार से जो हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन मान लीजिए लंग्स में हम लोग ब्लड में जाता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है। तो जितना भी या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है अगर सेल में बन रहा है तो उसको बाहर जाना है, लीवर का सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहीं से क्रॉस करेगा, चाहे अगर बाहर से कोई चीज़ को आना होगा तब या अंदर से बाहर किसी चीज़ को जाना होगा तब, ये क्रॉस किसको करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग
यानी जो आसपास का जगह है, और सेल, इन दोनों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, फैसिलिटेट करता है। ये ध्यान में रखना है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक कार्य है। एक और उसका एडिशनल काम है कि जैसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ते हैं कि वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन में भाग लेता है, क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा। लेकिन कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा तो आखिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि वहाँ क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं। उसी प्रकार से अगर रेस्पिरेशन होना है बैक्टीरिया में तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी जगह में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो फंक्शन करता है वो फंक्शन जो है इम्पार्टेड रहता है, यानी उस फंक्शन का जो एक समझिए कि जगह चिन्हित रहता है कहाँ, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वहीं पे उसका रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, वहीं पे उसका फोटोसिंथेसिस कंट्रोल होता है। तो ये मतलब बेसिक काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बात मैं कहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर लिखिए, अगर इसमें से कोई एक बात है जो नहीं समझ में आया होगा आपको, तो मैं अपना नंबर भी देता हूँ 6206692145, 6206692145। ये ध्यान में रखना है, 6 से 9 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा, जैसे अभी मॉक चलेगा बहुत दिन तक, जब तक बीपीएससी का इंटरव्यू खत्म नहीं होता तब तक आप कॉल करिएगा उसी नियत समय में। अगर फ्री रहेंगे तो हम कॉल रिसीव करेंगे, नहीं तो मैं कॉल बैक करूंगा। ये निश्चित है कि कॉल बैक हम जरूर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।